नमस्कार। आज हम बात करेंगे माइग्रेशन जोन थ्योरी के बारे में, यानी प्रवास कटिबंध सिद्धांत के बारे में। अगर हम बात करें प्रवास कटिबंध सिद्धांत की, तो यह सिद्धांत ग्रिफिथ टेलर द्वारा 1919 में दिया गया था। और इस सिद्धांत में उन्होंने मानव प्रजातियों के उद्भव और विकास के बारे में बताया है, यानी मानव प्रजातियों का उद्भव और विकास कैसे हुआ, इसके बारे में ग्रिफिथ टेलर ने प्रवास कटिबंध सिद्धांत में बताया है। इस सिद्धांत को दूसरे नाम से भी जाना जाता, वह है कटिबंध एवं स्तर सिद्धांत, जॉन एंड स्ट्रेटा थ्योरी के नाम से भी इस सिद्धांत को जाना जाता है। अगर हम बात करें टेलर की, तो टेलर के सिद्धांत पर डार्विन के विकासवाद सिद्धांत का प्रभाव अधिक देखने को मिलता है। और टेलर ने प्रवास कटिबंध सिद्धांत का आधार अनेक जैविक तथा भौगोलिक तथ्यों को माना है। और टेलर ने अपने सिद्धांत में मानव प्रजातियों की उत्पत्ति और उनके विकास की व्याख्या क्षेत्र और समय के संदर्भ में की है, यानी मानव प्रजातियों की उत्पत्ति और विकास की व्याख्या स्पेस और टाइम के संदर्भ में की है। अगर हम बात करें टेलर की, तो टेलर की मान्यता थी कि जो मानव प्रजातियां हैं उनकी उत्पत्ति महाहिमयुग के आने से पहले हो चुकी थी, और यानी मानव प्रजातियों का विकास महाहिमयुग के आने से पहले ही हो चुका था। और टेलर ने मानव प्रजातियों का उद्गम स्थल मध्य एशिया को माना है, यानी मध्य एशिया को मानव प्रजातियों का उद्गम स्थल माना है। और उनका मानना था कि मध्य एशिया से ही फैलकर ये प्रजातियां विश्व के विभिन्न भागों में पहुंची है। और जलवायु परिवर्तन के कारण कई अंतर हिमयुग आए और इन अंतर हिमयुगों के मध्य ही मानव प्रजातियों का विकास हुआ, ऐसा ग्रिफिथ टेलर का मानना था। ग्रिफिथ टेलर ने माना कि जो सबसे पहले जिस प्रजाति का विकास हुआ वह थी निग्रिटो प्रजाति, और इसका विकास मध्य एशिया में हुआ था, यानी निग्रिटो प्रजाति का विकास मध्य एशिया में होता। और उस समय यानी जिस समय निग्रिटो प्रजाति का विकास हुआ उस समय मध्य एशिया की जलवायु उष्ण थी, किंतु कालांतर में हिमयुग का आगमन हुआ, जिस कारण मध्य एशिया की जो गर्म जलवायु की पेटी थी वो खिसक कर दक्षिण की ओर चली गई और मध्य एशिया में हिमयुग का आगमन हो गया। मध्य एशिया में हिमयुग आने के कारण जो निग्रिटो प्रजाति थी वह भी दक्षिण की ओर प्रवास कर गई या दक्षिण की ओर चली गई, जहाँ की गर्म जलवायु की पेटी थी। किंतु जैसे ही मध्य एशिया से हिमयुग की समाप्ति हुई और पुनः गर्म जलवायु आई या पुनः गर्म जलवायु की पेटी मध्य एशिया की ओर खिसकी, तो दक्षिण से जो मानव समुदाय था वह पुनः मध्य एशिया की ओर लौट आया है, यानी जो हिमयुग आने से जो मानव प्रजाति दक्षिण की ओर चली गई थी, हिमयुग की समाप्ति के बाद वह मानव प्रजाति पुनः मध्य एशिया की ओर लौट आई। किंतु उन मानव समुदायों में से कुछ मानव समुदाय दक्षिण में ही निवास करने लगे, वो पुनः मध्य एशिया की ओर नहीं लौट के आए। वहीं जो दक्षिण में जो मानव समुदाय निवास कर रहा था उन पर उष्णकटिबंधीय जलवायु का प्रभाव देखने को मिला, यानी अधिक तापमान के कारण उन मानव समुदायों की त्वचा का रंग अधिक काला था और उनके सिर की आकृति लंबी थी। और जबकि इसी अवधि में जो मध्य एशिया में जो मानव समुदाय निवास कर रहा था उनकी त्वचा का रंग अपेक्षाकृत साफ था। किनकी अपेक्षाकृत? जो दक्षिण में मानव समुदाय रह रहा था उस मानव समुदाय की अपेक्षा मध्य एशिया के मानव समुदाय की त्वचा का रंग अधिक साफ था। तो इस प्रकार उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों या दक्षिण के क्षेत्रों में निग्रिटो तथा मध्य एशिया में निग्रो प्रजातियों का विकास हुआ, यानी दक्षिण में तो निग्रिटो प्रजाति थी और मध्य एशिया में निग्रो प्रजाति थी। और कालांतर में द्वितीय हिमयुग के आगमन के बाद मध्य एशिया से मनुष्य ने पुनः बड़ी संख्या में प्रवास किया और इन मानव समूहों ने पहले से रहने वाली मानव प्रजाति के लोगों को बाहर की ओर स्थानांतरित किया, यानी
जैसे ही द्वितीय हिमयुग आया, द्वितीय हिमयुग आने के बाद मध्य एशिया से जो प्रजाति थी वो दक्षिण की ओर गई, और उन्होंने दक्षिण क्षेत्रों में जो पहले से निवास कर रही प्रजाति थी या मानव समुदाय थे, उन मानव समुदाय को दक्षिण और भी दक्षिण की ओर या फिर महाद्वीपों की बाहरी पेटी की ओर खदेड़ दिया या स्थानांतरित कर दिया। इस प्रकार जैसे ही द्वितीय हिमयुग समाप्त हुआ, तो द्वितीय हिमयुग की समाप्ति के बाद जो मानव समुदाय दक्षिण की ओर प्रवास करके चला गया था, वह मानव समुदाय पुनः मध्य एशिया की ओर लौट आया। जबकि इसमें भी द्वितीय हिमयुग की समाप्ति के बाद भी जो मानव समुदाय दक्षिण की ओर चला गया था, उनमें से कुछ लोग तो मध्य एशिया की ओर लौट आए थे, जबकि कुछ लोग वहीं पर निवास करने लग गए थे, जैसे कि प्रथम हिमयुग के समय किया था निग्रिटो प्रजाति। यानी जैसे कुछ निग्रिटो प्रजाति के लोग तो हिमयुग की समाप्ति प्रथम हिमयुग की समाप्ति के बाद पुनः मध्य एशिया आ गए थे, जबकि कुछ निग्रिटो प्रजाति के लोग दक्षिण की ओर ही रहने लग गए थे। वैसे ही द्वितीय हिमयुग के समाप्ति के बाद कुछ मानव समुदाय तो पुनः मध्य एशिया लौट आए, जबकि कुछ मानव समुदाय अपने प्रवास वाले स्थान पर ही रहने लगे। इस प्रकार जलवायु के परिवर्तन के कारण कई हिमयुग आए, और इन अंतर हिमयुगों के मध्य अनेक मानव प्रजातियों का विकास हुआ। और इस प्रकार जो मानव प्रजाति सबसे पहले विकसित हुई, वह बाद में विकसित होने वाली प्रजातियों द्वारा महाद्वीपों की परिधि या महाद्वीपों के बाह्य प्रदेशों की ओर हटा दी गई। इसके बाद टेलर ने मध्य एशिया में विकसित होने वाली प्रजातियों के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि मध्य एशिया में सर्वप्रथम निग्रिटो प्रजाति, उसके बाद निग्रो प्रजाति, उसके बाद ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति, और उसके बाद भूमध्य सागरीय प्रजाति, और उसके बाद अल्पाइन प्रजाति, और लास्ट में मंगोलाइड प्रजातियों का विकास हुआ। यानी सर्वप्रथम निग्रिटो प्रजाति, उसके बाद द्वितीय नंबर पर निग्रो प्रजाति, तीसरे नंबर पे ऑस्ट्रेलाइड, चौथे नंबर पे भूमध्य सागरीय, पाँचवें नंबर पे अल्पाइन प्रजाति, और छठे नंबर पे मंगोलाइड प्रजाति का विकास हुआ। सबसे पहले विकसित होने वाली प्रजातियां महाद्वीपों के बाहरी पेटी में मिलती है, और जो सबसे बाद में विकसित हुई वह प्रजातियां महाद्वीपों के आंतरिक पेटी में मिलती है। जैसे कि हम बात करें निग्रिटो प्रजाति की, तो यह सबसे पहले विकसित होने वाली प्रजाति है जो कि महाद्वीपों के बाहरी या दक्षिणी भाग में मिलती है। और मंगोलाइड प्रजाति यह सबसे बाद में विकसित होने वाली प्रजाति है। यह महाद्वीपों के आंतरिक भाग जैसे कि मध्य एशियाई क्षेत्रों में देखने को मिलती है। वहीं हम बात करें इन मानव प्रजातियों के स्थानांतरण की, यानी जैसे ही हिमयुग आता था, ये मानव प्रजातियाँ मध्य एशिया को छोड़कर दक्षिण की ओर स्थानांतरित हो जाती थी। इस स्थानांतरण के कारण इन्हें नए पर्यावरण के साथ समायोजन करना पड़ता था, जिसके कारण इनके शारीरिक लक्षणों में भी परिवर्तन देखने को मिलता था। जैसे कि उनकी त्वचा के रंग में परिवर्तन देखने को मिलता था, उनके सिर की आकृति, बालों की बनावट या फिर नाक की आकृति में भी परिवर्तन देखने को मिलता था। वहीं हम बात करें टेलर के सिद्धांत की, तो टेलर ने अपने सिद्धांत के संबंध में कुछ तथ्यों और साक्ष्यों को प्रस्तुत किया है। तो वो तथ्य और साक्ष्य कौन कौन से, अगर उनकी बात करें तो सबसे पहले आता है कि टेलर का मानना था कि जो पृथ्वी के विशाल भूखंड है उनमें एशिया महाद्वीप की केंद्रीय स्थिति है। यानी पृथ्वी के 3 विशाल भूखंड है जिनमें एशिया महाद्वीप की केंद्रीय स्थिति है। ये 3 कौन से विशाल भूखंड थे? पहला था यूरोप और अफ्रीका, दूसरा था ऑस्ट्रेलिया तथा अमेरिका, और तीसरा था एशिया। दूसरे नंबर पर उन्होंने क्या साक्ष्य दिया? पहला तो हो गया कि पृथ्वी के विशाल भूखंडों में एशिया महाद्वीप की केंद्रीय स्थिति है। दूसरा साक्ष्य है कि प्रत्येक महाद्वीप में प्रजातीय कटिबंध पाए जाते हैं जो मध्य एशिया से बाहर की ओर क्रमशः आदिकालीन होते गए। यानी उन्होंने प्रत्येक महाद्वीप में प्रजातीय कटिबंध या रेशियल जोन माना है।
तीसरा साक्ष्य उन्होंने माना कि सर्वाधिक आदिकालीन प्रजातियां या जो सबसे पहले विकसित हुई प्रजातियां महाद्वीपों के बाहरी पेटी में या परिधीय क्षेत्रों में पाई जाती है, और सबसे अंत में विकसित होने वाली प्रजातियां केंद्रीय भाग में पाई जाती है, यानी मध्य एशिया में पाई जाती है। यह तीसरा साक्ष्य था उनके सिद्धांत के पक्ष में। चौथा साक्ष्य उन्होंने क्या दिया कि जिन क्षेत्रों में प्रजातीय विकास की प्रगति सर्वाधिक हुई है वहाँ भूमि में आदिम प्रजातियों के दबे हुए स्तर सर्वाधिक पाए जाते हैं, यानी जिन क्षेत्रों में प्रजातीय विकास अधिक हुआ वहाँ की भूमि में जो सबसे पहले विकसित हुई प्रजातियां हैं उनके दबे हुए स्तर अधिक देखने को मिलते हैं। पांचवा स्तर उन्होंने क्या माना कि मानव प्रजातियों के विकास का क्रम दोनों प्रकार से एक जैसा ही पाया जाता है, चाहे वह विकास का क्रम केंद्र से बाहर की ओर जाते हुए हो या फिर विकास का केंद्र ऊपर से नीचे की ओर विभिन्न स्तरों में देखा जाए, यानी दोनों ही क्रमों में विकास एक जैसा ही देखने को मिलता है। और छठा साक्ष्य उन्होंने माना कि आदिम प्रजातियां उन प्रदेशों में वर्तमान में पाई जाती है जहाँ पर कि उनकी उत्पत्ति नहीं हुई थी, बल्कि वे अन्य दूसरे स्थान से स्थानांतरित होकर पहुँची है, यानी सबसे पहले विकसित होने वाली प्रजातियां उन क्षेत्रों में देखने को मिलती है जिन क्षेत्रों में उनकी उत्पत्ति नहीं हुई थी, बल्कि वो किसी दूसरे स्थान से स्थानांतरित होकर उन क्षेत्रों में पहुँची है। छठा साक्ष्य उन्होंने माना है कि सातवां साक्ष्य उन्होंने यह माना है कि यूरोप, अफ्रीका, दक्षिणी एशिया तथा ऑस्ट्रेलिया में पाए गए साक्ष्यों के आधार पर यह स्पष्ट है कि मध्य एशिया से प्रजातियों का अपकेंद्रीय प्रवास हुआ है, यानी उन्होंने मध्य एशिया से प्रजातियों का अपकेंद्रीय प्रवास होने का साक्ष्य प्रस्तुत किया है। उनके अनुसार प्रथम मानव समूह का प्रवास उन्होंने जो 3 मानव समूहों का प्रवास माना, जिसमें प्रथम मानव समूह का प्रवास दक्षिण पश्चिम एशिया तथा अफ्रीका की ओर माना, यानी प्रथम मानव समूह का प्रवास दक्षिण पश्चिम एशिया और अफ्रीका की ओर हुआ है, जबकि द्वितीय प्रमुख प्रवास या द्वितीय मानव प्रवास दक्षिणी पूर्वी एशिया होते हुए ऑस्ट्रेलिया की ओर हुआ है, और जो सबसे लास्ट का मानव प्रवास था या तीसरा मानव प्रवास है वो साइबेरिया होता हुआ बेरिंग जल संधि से होते हुए उत्तरी अमेरिका के लिए हुआ है, यानी साइबेरिया होते हुए बेरिंग जल संधि से होकर उत्तरी अमेरिका के लिए तीसरा मानव प्रवास हुआ। तो इस आज की वीडियो में हमने ग्रिफिथ टेलर द्वारा प्रवास कटिबंध सिद्धांत के बारे में जाना। तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।